गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम सब क्लास 9th के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ने यहाँ आए हुए हैं। टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले क्लासेस में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज थोड़ा सा हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और इसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे 9th में सिलेबस में हैं। आपको पता है 9th के सिलेबस में काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं मैथ में। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में बेहतर जानने का प्रयास करेंगे और पॉलिनोमियल्स को समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि चैप्टर 2 आपको बताया गया है, इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल्स। आज हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे, ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अर्लियर क्लासेस में। जो आप क्लास 8 में रहे होंगे उसमें आपने क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, बीजगणितीय जो अध्ययन था उसके बारे में पढ़ा होगा आपने। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं क्लास 8 के बारे में तो वो 8 से थोड़ा सा यहाँ पर हमें ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता है, ज़्यादा थोड़ा सा गेन करने की आवश्यकता है। वहाँ पे हम केवल एक्स वाई के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स है क्या। इसको जानने से पहले एक बात हमेशा देखिए, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको हिंदी भी आपको जानना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है रेखिक बहुपद। इसमें कई सारे पदों के बारे में बात करेंगे, इसमें हम डिग्री के बारे में बात करेंगे और भी कई सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिखाया गया। एक राजू नाम का बच्चा है जो एक शॉप में जाता है, वहां पर देखता है दो बॉक्स रखे हुए हैं। एक बॉक्स क्या है, रेड कलर का है, दोनों सील्ड है, पैक है। जो रेड बॉक्स है उसमें पेन रखा हुआ है और जो ये ब्लू बॉक्स है इसमें क्या है, पेंसिल रखी हुई है। दोनों में क्या है, अपनी अलग काउंटिंग की पेन और पेंसिल्स है। वो दोनों बातें यहाँ दिखाई जाएंगी, क्या क्या चीजें कही गई हैं। इसमें कहा गया डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स में रखी गई हैं जिन्हें शेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। द शॉप ओनर टोल्ड हिम, शॉप का जो ओनर है वो कैसे कहता है, दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन। जो रेड बॉक्स है उसमें 4 पेन रखे हुए हैं। जो राजू जब जाता है दुकान पर, दुकान जाने पे जो ओनर है वहां का, वो कहता है कि जो रेड बॉक्स है उसमें 4 पेन है, 4 पेन आपकी रखी गई हैं। और कहता है कि जो आपकी ब्लू बॉक्सेस हैं उसमें 5 पेंसिल्स हैं। तो इसमें 5 पेंसिल्स है, इसमें क्या है, 4 हमारे पास पेन्स है। अब बात समझिए, ये आप कहने का मतलब है ये जो है, ये 4 है क्या आपके यहाँ, ये पेन बता रहा है, ये पेन है हमारे पास। और ये जो है हमारे पास 4 क्या है, ये हमारे पास पेंसिल्स है। ये बात आपको याद कर लेना। 4 ऑफ पेन और पेंसिल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जब हम दोनों के बारे में बात करते हैं तो इसको हम फिगर के रूप में दिखाएंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। इस बात को ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। आगे कहा गया है कि ऑब्जर्व दैट एक्स रेड बॉक्सेस विल हैव 4x। आपने इससे पहले पढ़ा कि जो हमारे पास पेन था वो 4 थे। अब जब हमने उसका नाम x दे दिया कि भैया ये जो बॉक्स है ये x बॉक्स है, तो हमने क्या कह दिया, 4 तो है तो हमारे पास x से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, 4x हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब आप सिंपल वे में समझिए कि हमारे पास क्या है, एक बॉक्स था जो कि रेड बॉक्स है, एक ब्लू बॉक्स है। रेड बॉक्स में 4 पेन है और जो ब्लू बॉक्स है 5 पेंसिल्स हैं। अब जो 4 है पेन, उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, तो x जो है वो 4x हो गया। और जो 5 है वो क्या हो गया आपका, 5x हो गया। ये बात आपको याद कर लेनी है। तो 4x और 5x हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद बोल रहा है आल्सो ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री। उसने क्या किया, 5 एक्स्ट्रा पेन्स उसको फ्री में मिल गए। मतलब उस वो बॉक्स में नहीं रखे गए थे, वो बॉक्स के अलावा थे। तो उसने क्या कहा, 5 जो हमारे पास थे, 5 हमारे पास पेंसिल्स थे, 4 हमारे पास पेन थे, तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास क्या है, कि जो 3 हमारे पास थे वो एक्स्ट्रा है। लेकिन हम एक काम यहाँ कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि जो 4x है वो हमने किसको दिखाया, पेन को दिखाया। तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास पेंसिल है उसको हम क्या करते हैं, y से दिखा देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 5y हो गया, 3 हमारे पास ये हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसी फॉर्मूल, इसी चीज को हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से लीनियर एक्सप्रेशन में या लीनियर पॉलिनोमियल्स में देखेंगे। आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि हमारे पास चीजें थी। अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पेन्स हैं उसको हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, ये हमारे पास टोटल हो गया। अब इसी बात को क्या कह रहा है, कह रहा है इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में 4x 5y एंड 3 आर द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें जानने की आवश्यकता है कि तीनों चीजें हैं क्या। एक तो आपको टर्म्स की आवश्यकता जानने की है, टर्म्स क्या है। एक आपको वेरिएबल्स की आवश्यकता जानने की है, वेरिएबल्स क्या है। एक कोफिशिएंट जानने की आवश्यकता है, कांस्टेंट जानने की आवश्यकता है। ये कोफिशिएंट मान लीजिए, कांस्टेंट है। अब टर्म्स को क्या कहा गया, ये तीनों टर्म्स है हमारे पास। ये 4x क्या है, टर्म्स है। ये 5y क्या है, टर्म्स है। और ये जो 3 है ये भी क्या है, हमारे पास टर्म्स है। तो कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, तो आप कहेंगे सर हमारे पास 3 टर्म्स हो गए। जैसे आप 4x में दिखा रहे हैं, 5y में दिखा रहे हैं एंड 3 में दिखा रहे हैं।
ये बात आप समझ गए अच्छी तरीके से। तो हमारे पास क्या होगा, 3 टर्म्स हो गई। अब इसी बात को ये यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या 3 टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन x एंड y आर लेटर नंबर्स, द नंबर्स 4 एंड 5 आर द कोफिशिएंट ऑफ x। ध्यान समझिएगा इस बात को, कोफिशिएंट क्या है। अब जब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, ये कोफिशिएंट मान लेते हैं, कोफिशिएंट आपको यहाँ देखिए दिखाया गया है, कोफिशिएंट ये है हमारे पास। अब ये जो कोफिशिएंट ये है क्या, आपको पता होना चाहिए जो x एंड y हमारे पास है, ये हमारे पास क्या वेरिएबल्स है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, उसमें x एंड y क्या हमारे पास वेरिएबल्स है। अब x एंड y जो वेरिएबल्स है, उसके साथ जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, वही क्या है, कोफिशिएंट की बात यहाँ की गई है। इस बात को इसने लिख के दिखाया हुआ है कि x एंड y रिस्पेक्टिवली एंड 3 इज कांस्टेंट। यहाँ पर ये 3 को कांस्टेंट दिखा रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास है, ये जो कोफिशिएंट है, जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है 5 का, ये हमारे पास क्या कोफिशिएंट है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, अगर आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप साफ साफ बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x4 है। ये बात आपको याद कर लेनी है। ठीक, अगर आपसे दिमाग में पूछा गया, एग्जाम में दे दिया जाए कि बताइए किसी भी नंबर का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप सिंपल वे में बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो इसके पहले यहाँ पे लिखा भी गया था, ये देखिए 4x, ये 5y एंड 3, ये हमारे पास 3 नंबर थे। ये तीनों क्या थे हमारे पास, आपको पता टर्म्स थे तीनों अलग अलग, जिनको हमने सॉल्व करने के लिए लगाया था लीनियर इक्वेशंस में। तो 4x प्लस 5y प्लस 3, ये तीनों हमारे मिलके क्या हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए, कर्स के लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो गए। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में तो ये हो गए हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है। लेकिन ये तीनों में कोएफिशिएंट क्या है, तो ये बात याद रखिए, x के साथ जिसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है 4 का, तो 4x का कोएफिशिएंट है। 5 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो 5 के साथ y का मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। तो 5 हो गया। और 3 जो बचा हुआ, जिसके साथ किसी प्रकार का वेरिएबल यूज नहीं किया गया है, वो चाहे x के साथ हो चाहे y के साथ हो, अगर वेरिएबल यूज नहीं किया गया, वो केवल नंबर डिजिट में लिखा गया है, वो कांस्टेंट कहलाता है। ये बात आपको याद कर लेनी है। अब इसमें कुछ भी खास नहीं, आपको ये बात हमेशा दिमाग बैठा रखनी है, टर्म्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पे बता दे रहा हूँ, दे दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपसे कहा जाए, ठीक है, कि ऐसे एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि 5y प्लस 3z प्लस 9, ऐसे समझिए आप। ये एक लीनियर फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। अगर मैंने आपसे कहा 2x है, तो 2x लीनियर फॉर्म में है क्योंकि इसकी डिग्री 1 हो गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का पहले मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स में आएगा। अब यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई है। इसके जस्ट बाद अब आपसे पूछा जाएगा टर्म्स इसमें बताइए, इसमें आप कोफिशिएंट बताइए, इसमें कांस्टेंट क्या है ये बताइए, और वेरिएबल्स क्या है ये बताइए। तो आपको दिमाग बैठाना, टर्म्स हमारे पास 3 हैं, 5y टर्म्स है, 3z टर्म्स है, 9 क्या टर्म्स हमारे पास। जस्ट ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, y के साथ जिसका मल्टीप्लाई हुआ वही y का कोफिशिएंट है, ये क्या है हमारे पास, ये 5 हो गया। अब जस्ट इसके बाद अगर कहा जाए कि क्या कहा जाए कि ये क्या है, ये z का कोफिशिएंट क्या है, तो z का कोफिशिएंट क्या हो, 3 हो गया, याद कर लेना। और 9 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। ये क्लियर है आपको, ठीक, तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो राजू जो शॉप में गया था, दुकानदार के पास गया था, उसने क्या कहा कि 2 बॉक्स रखे गए थे, एक रेड बॉक्स था, एक क्या था, ब्लू बॉक्स था। रेड बॉक्स जो था उसमें क्या था, 4 पेन थे, और जो ब्लू बॉक्स था उसमें 5 पेन थे। तो हमने रेड बॉक्स को x से डिनोट किया हुआ है, वाई बॉक्स को आपको क्या है, पेंसिल को डिनोट किया गया है। ये बात क्लियर है। उसने कहा 3 जो हमारे पास पेन्स हैं वो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, तो 4x प्लस 5y प्लस 3, ये हमारे पास टोटल वेरिएबल मिलके बन गए। इस बात में ये दिखाया गया आपको। ये बात आपको अच्छी तरीके क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, जो पहला एग्जांपल है, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल्स में ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैं वो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये पेन है, ये पेंसिल है, इसको x से दिखाया गया तो 4x हो गया, इसको 5 पेंसिल्स यहाँ पर थी तो 5 पेंसिल दिखाया गया था, ये 5 पेंसिल्स हो गई थी हमारे पास। तो ये जो 5 पेंसिल्स हमारे पास है, ये 5 पेंसिल्स थी, तो ये 5 वाइज दिखाया गया यहाँ पे, ये दोनों ऐड हो गए, लास्ट में 3 हमारे पास एक्स्ट्रा था, ये हमारे पास एक वेरिएबल बन गया। जो 4 हमारे पास है, क्या हमारे पास पेन को किसको दिखाया गया आपको, 4x से दिखाया गया था, 4x हो गया यहाँ पे। x जो था ये क्या है, एक प्रकार से x एंड y वेरिएबल्स हैं, 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 4x हो गया, 5 के साथ हुआ तो 5y हो गया। ये पूरी तरीके से कोफिशिएंट इसका 4 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा, कांस्टेंट क्या होगा, 3 होगा, टर्म्स क्या है, 4x 5y 3 तीनों टर्म्स है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये पहले जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया वो इसी बात को दिखा रहा है। देखिए क्या है, क्लास 8 में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा,
आपने एक्स वाई पढ़ा होगा, या कहीं न कहीं जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इसमें आप स्क्वायर की बात कर रहे थे, इसमें आप क्यूब की बात कर रहे थे, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो उसी चीज को हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स के रूप में बढ़ा रहे हैं, रैखिक बहुपद के रूप में बढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लियर है। अब जस्ट इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास सेकंड हमारे पास है। अब सेकंड जो एग्जांपल कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि एक रेक्टेंगल शेप में क्या है, गार्डन है, एक बगीचा है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए, क्लास 8 में आपने रेक्टेंगल बेसिक समझिए आप, अगर आप उसी बेसिक समझ पाएंगे तो आप बेहतर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब मैंने कहा रेक्टेंगल होता है कैसे, तो आपने कहा सर जिसकी सामने सामने जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में चीज सेम इक्वल हो, वो होता है हमारे पास। उसमें बोल देते हैं कि भैया ये क्या है हमारे पास, ये एक प्रकार से बोला गया यहाँ पे, इसे देखिए ऐसे आपने बना लिया ये ऐसे, ठीक, ये चीज याद रखिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रकार से ये हो गया हमारे पास, दिमाग में समझ में आ गया, ये रेक्टेंगल शेप में है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ देखना है हमारे कैसे, अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ एल, कहा गया इसकी लेंथ जो है, लंबाई, लेंथ में लंबाई जो है वो क्या है, एल है। लेंथ क्या है, एल हो गई, ये बात समझ में आ गई है। अब इसके जस्ट बात करें एंड विद, विद मान चौड़ाई जो इसकी कह रही है, डब्ल्यू से डिनोट किया गया इसको, डब्ल्यू दिखाया गया। तो जो लेंथ है वो एल है, लेंथ सामने बोथ साइड इक्वल होता है, रेक्टेंगल में आपको पता है सामने सामने जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इक्वल होता है, इस साइड की जो विड्थ होगी वो इक्वल होगी, ये बात क्लियर है। इसके बाद वो बोला गया अ वायर फेंस इज टू बी लेट अलोंग टू द लेंथ कॉस्टिंग 100 पर मीटर एंड वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलोंग द विद कॉस्टिंग 80 पर मीटर। बात ध्यान से समझिए, इसमें बहुत ही बेसिक रूप में कहा गया लेंथ हमारे पास थी, तो लेंथ बोथ साइड है, तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2L आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2L आएगा। इज दैट क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। इसके जस्ट बाद बोला है विद क्या है हमारे पास, डब्ल्यू डब्ल्यू बोथ साइड है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया प्लस डब्ल्यू ये भी हो गया, और दोनों को ऐड करने पे क्या आ गया, 2W आ गया। तो आपको ये बात याद कर लेनी है, इन दोनों को ऐड करने पर दोनों साइड थे, इस साइड भी था इस साइड भी था, तो हमने इस साइड को ऐड कर लिया, तो L प्लस एल हो गया हमारा पास 2L हो गया, और W प्लस डब्ल्यू क्या हो गया हमारे पास 2W हो गया। ये बात क्लियर हो गई। इसके जस्ट बाद बोल रहा है कि ये जो है लेंथ जो है उसकी बोला गया जो कॉस्टिंग है वो क्या है, 100 रुपीज है। क्या है हमारे पास, क्या है, 100 रुपीज बताया गया ये, ठीक है। अब 100 रुपीज पे कहा जा रहा है, ध्यान समझिए क्या है, 100 रुपीज है। ये अगर ये 100 है तो इस साइड भी क्या होगा, 100 होगा, बात समझिएगा, इस साइड भी क्या होगा, 100 होगा। अब 100 हो गया यहाँ पे, तो आप चाहे मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2 इंटू 100 कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे पास, 200 होगा, 200 होगा। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ बोला गया W जो है, जो विद है, जो चौड़ाई है उसकी, वो कितना बोला गया, वो 80 बोला गया है। तो W आपने ऐड किया तो आपने कहा सर 2W होगा, और जब 2W होगा, 2 मल्टीप्लीकेशन W करें, W की वैल्यू हमारे पास क्या 80 है, तो 80 आप यहाँ लिख देते हो गया हमारे पास कितना हो गया, 160 हो गया, 160 हो गया। तो ये 200 क्या है, इसकी लेंथ है, और 160 क्या है, इसकी ब्रेथ है या W है, विद है ये, सिंपल वे में। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ये चीज आप याद रखिए अच्छी तरीके से। इसके जस्ट बाद जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, तो इसके बाद ये बोला गया है, ये एक प्रकार से इमेज के रूप में दिखाया गया। आपको पता है गार्डन ऐसे ही होता है, बगीचा है ये पूरी तरीके से, ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास, ये विद है, ये विद है, ये एग्जाम्पल तौर पर दिखाया गया इमेज है, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके जस्ट बाद देखते हैं, तो कह रहा है व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट इंश्योर्ड। टोटल कॉस्ट देखते हैं, जो भी आपने डिस्कस किया इससे पहले वही बात यहाँ रिपीट की जा रही है। द कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग, फेंसिंग में जो दीवार आपके पास है, उस दीवार में जो कॉस्ट लग रहा है लेंथ की, तो 2L है, तो जो 2L हमारे पास है, तो L की वैल्यू हमारे पास 100 रुपी थी, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास 200L हो गया, L मतलब हमारे पास लेंथ हो गई। इसके जस्ट बाद जब हम बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग अलोंग द गार्डन विद माने इसकी जो चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2W है, क्योंकि W उस साइड था, W इस साइड था, दोनों ऐड हो गए 2W हुआ, तो W की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 80 थी, और 80 मल्टीप्लाई 2 हो गया तो 160W होगा। इससे पहले आपने बात डिस्कस की हुई है। इज दैट क्लियर, अगर आपको ये बात क्लियर है, समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसमें कहा गया था, लास्ट में इसने कहा कि उसका टोटल एरिया क्या था, इसके पीछे कुछ क्वेश्चन इसने बोला था, उस चीज को हम पढ़ लेते हैं, क्या कहा गया है कि सो स्पेशल सीड्स हैव टू बी शोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल बी कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो हमने सीड्स में लगाया हुआ है वो 50 पर स्क्वायर मीटर लगाया हुआ था, एक स्क्वायर मीटर पर 50 रुपए कॉस्ट खर्चा हुआ है। तो ये जो 50 पर स्क्वायर मीटर खर्चा, अगर लेंथ में भी खर्चा होगा, जो आपकी विद है उसमें भी खर्चा होगा, कॉस्ट लगेगा। तो हमारे पास L इंटू बी था पहले से, L इंटू डब्ल्यू था, सॉरी ये था। अब इसने 50 क्या किया, इसमें ऐड किया हुआ है, मल्टीप्लाई, तो एरिया जब निकालते हैं तो L इंटू बी से निकालते हैं। आपको पता है किसी चीज का एरिया जब निकालना होता है तो हम L इंटू बी से निकालते हैं, तो वही बात यहाँ की गई है।
अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो ध्यान से, तो आपको कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ शोइंग सीड्स थ्रू आउट द इंटायर गार्डन डिपेंड्स ऑन द एरिया। अब इसका एरिया क्या 50 रुपए, आप क्या कर रहे थे, लेंथ पे भी खर्च खर्च कर रहे थे और विड्थ पे भी खर्च कर रहे थे आप। अब जब दोनों का जब एरिया निकालेंगे तो 50 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके यहाँ, एक प्रकार से 50 इंटू एल इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात यहाँ लिखी गई है, क्लियर। अब टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट का मतलब है कि हमारी लेंथ क्या है, लेंथ इतना हो गया, क्या है हमारे पास, विड्थ कितनी हो गई, और लास्ट में कहा गया कि ये जो आपने निकाला ये हो गया, तो आपने तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए ध्यान से, तो 200 एल लेंथ आई थी, 160 क्या है डब्ल्यू, ये हमारे पास विड्थ आई थी, और 500 आपने जो एरिया 50 एल डब्ल्यू जो निकाला था अपने लेंथ इंटू विड्थ का, वो हमारे पास एरिया आ गया, ये टोटल आ गया। इसके पास क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से चीजें लिख सकते हैं, 200 एल प्लस 160 डब्ल्यू एंड 50 एल डब्ल्यू लिख सकते हैं, ये जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दिखाया गया पूरी तरीके से, टोटल दिखाया गया। तो सेकंड एग्जांपल समझ में आया, मैं आपको समरी समझा दे रहा हूँ इसका। एक क्या है कि आप थोड़ा बेसिक समझिए क्या है, आप किसी भी टॉपिक को समझने से पहले एरिया जानिए क्या है, विड्थ जानिए क्या है, लेंथ क्या होता है जानिए। अगर ये हमारे पास क्या है, ये पेन मान लीजिए, पेन हमारे पास बोर्ड में लिख रहे हैं, पेन हमारे पास, अब ये पेन है हमारे पास, तो पेन क्या है, इसकी लेंथ है, लेंथ हो गई, तो ये क्या हो गई हमारे पास की ब्रेथ हो गई। जैसे हमारे पास मान लीजिए बोर्ड ही है, ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये इसमें ध्यान से देखिए क्या है, ये इसकी लेंथ होगी, इस साइड क्या होगी, लेंथ होगी इसकी, ठीक है। ये हमारे पास क्या विड्थ है, ये चौड़ाई है हमारे पास इसकी। अगर आप ध्यान ये भी रेक्टेंगुलर शेप में ही है, ये जो है इसका अपोजिट साइड जो ये वाला होगा इक्वल है, ये जो है ये इसके इक्वल है, यही गार्डन के रूप में दिखाया गया। अब इस साइड का क्या हो गया, एल हो गया, इस साइड क्या हो डब्ल्यू, एल हो गया, इधर का डब्ल्यू हो गया, इधर डब्ल्यू हो गया। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं 2L होगा, 2L होगा, जब 2L होगा तो L की वैल्यू वहां 100 बोली गई थी, तो 200L हो गया, क्योंकि लेंथ में निकाल रहे हैं हम, और वहां पे W थी तो 80 था, वन साइड का, तो 80 क्या हो गया, 160 हो गया, मल्टीप्लाई कर लें, ऐड कर लें आप, तो होगा W आ जाएगा। अब टोटल क्या हमारे पास, तो इसके बाद एरिया बोल रहा था ये कि 50 हमने क्या किया, इसके पर स्क्वायर मीटर खर्चा किया हुआ है, पर कॉस्ट खर्चा किया हुआ है, तो 50 क्या है, L इंटू डब्ल्यू हो गया, 50 हमारे पास है, 50 L इंटू डब्ल्यू हमारे पास ये हो गया। टोटल हमने निकाला 200 L प्लस 160 डब्ल्यू, लास्ट में क्या हो गया हमारे पास ये आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सी क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या कहा गया इसमें। अब कहा गया कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, क्या इसके आप टर्म्स को बता सकते हैं, क्या इसके वेरिएबल्स आप बता सकते हैं, क्या इसके आप कोएफिशिएंट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बेहद आसान। इससे पहले आपने पढ़ा हुआ टर्म्स क्या है। अब टर्म्स आपको पता है हमारे पास 3 टर्म्स है, 200L वन टर्म्स हो गया, 160W एक सेकंड टर्म्स हो गया, और क्या हो गया हमारे पास 50LW थर्ड टर्म्स हो गया। तो ये अगर टर्म्स की हम बात करते हैं, तो जब हम टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स को आप अच्छी तरीके से याद करके बता भी सकते हैं। देखिए ध्यान से, टर्म्स यही लिख लेते हैं, हमारे पास टर्म्स में ऐसे लिख लीजिए, जैसे कहा गया क्या है, 200 L है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, 160 क्या है हमारे पास, डब्ल्यू विद है हमारे पास, और 50 क्या है, एल डब्ल्यू हमारे पास है, ठीक है। इसके जस्ट बाद जब हम बात करते हैं तो कहते हैं वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल हमारे पास दो ही है, क्योंकि आपने फर्स्ट एग्जांपल जब आपने पढ़े राजू वाला पढ़ा हुआ था, उसमें आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक्स एंड वाई थे, तो यहाँ पर जो अल्फाबेट में आप यूज कर रहे हैं एक्स वाई की जगह यहाँ पे एल एंड डब्ल्यू कहा गया, ये एल डब्ल्यू वही है, तो यहाँ पे एल एंड डब्ल्यू दो ही यूज किया गया, इसके अलावा कोई नहीं यूज किया गया, तो टर्म्स हमारे पास वेरिएबल दो हो गए हमारे पास। अब कोफिशिएंट कह रहा है, ये कोफिशिएंट क्या है, तो एल एंड डब्ल्यू कोफिशिएंट क्या, राजू वाले केस में भी वही हुआ था कि हम निकाल रहे थे किसका किसका निकाल रहे थे, वहां पे राजू निकाल रहे थे एक्स बॉक्स का पेन एंड पेंसिल का निकाल रहे थे, तो एक्स के साथ वहां जिसका मल्टीप्लाई था उसका किए थे, यहाँ पर सेम वही करेंगे, एल के साथ मल्टीप्लीकेशन 200 का है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 200 होगा एल का कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट ऑफ कहते हैं हम एल बोल देते हैं, तो ये क्या होगा, 200 होगा। अगर हम बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ जब डब्ल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कोफिशिएंट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको 200 मिलेगा जो कि एल का है, और एक क्या मिलेगा आपका मिलेगा यहाँ पर किसका, डब्ल्यू का मिलेगा 160 है। तो बहुत बेसिक तरीके से आप समझ गए हैं कि ये क्या है, ठीक। तो ये अच्छी तरीके से याद रखिए, जब एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हैं लगा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने क्या इसमें कोफिशिएंट देखा है, वेरिएबल देखा, टर्म्स देखा है, तीनों बात क्लियर है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए कि टर्म्स क्या, वेरिएबल्स क्या एंड कोफिशिएंट क्या। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन में कैसे कैसे कह रहा है। जब आप इन सब चीजों को ध्यान से समझ गए हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो एक्सरसाइज हमारे पास, एक्सरसाइज हमारा 2.1 से स्टार्ट हो रहा है, और 2.1 से स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ध्यान समझ जाइए क्या है। इनको सॉल्व करने से पहले आप पॉलिनोमियल समझ गए, टर्म्स आपको दिमाग में बैठ गया, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। वहां पर कांस्टेंट नहीं था कुछ भी, 50LW था, उसके साथ वेरिएबल लगा हुआ था, इसलिए कांस्टेंट उसका नहीं माना गया। यहाँ पर सेम तरीके से हम लगाने का प्रयास करें क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखिए।
फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है 2x² इन 5x+3, पूछ रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि फाइंड करना है, डिग्री पता करनी है, डिग्री इसमें कितनी है। ध्यान से देखिए 2x² यहाँ पर -5x है, यहाँ पर +3 है। अब इसमें जो मैक्सिमम इसके जो पावर, यहाँ x की पावर हम मान लेते हैं 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 ही मानेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 2 है 1 है, तो जो मैक्सिमम डिग्री होती है, जो मैक्सिमम आपकी पावर है, उसी को डिग्री मानेंगे। 2x² - 5x+3 है, तो सबसे ज्यादा बड़ी डिग्री क्या हमारे पास है, जो बिगेस्ट डिग्री कहा गई है, तो ये 2 है। तो इसका जो वैल्यू होगी, पहले जो आंसर वो क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, y³ + 2y - 1, ये हमारे पास है। तो जब हम y³ + 2y - 1 देखते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है आपको कि क्या कहा गया है इसमें। तो आपको भी जस्ट पीछे ही बताया गया कि हमारे पास जो डिग्री सबसे बड़ी होगी, वही यहाँ पर डिग्री मेन मानी है, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 2i है, तो यहाँ पर पावर तो 1 हो गई, तो 1 से तो बड़ा हमारे पास 3 है, तो जो 3 होगा वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। तो डिग्री क्या होगी हमारे पास, 3 होगी। ये बात भी समझ में आ गई आपको। इसके बाद क्या -9 बोला गया। अब आपको पता है 9 के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन करें, तो 9 के साथ किसी का मल्टीप्लिकेशन मत करिए आप, 9 के साथ क्या करिए, यहाँ पर पावर 0 दिखा दीजिए, क्योंकि आपको पता है किसी की पावर, जैसे हमारे 9 क्या है, x है, तो x की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो डिग्री बड़ी कौन सी है, तो इसकी डिग्री 0 होगी। ठीक, क्योंकि किसी की पावर भी करेंगे क्या वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं बोलूँ कि 2x की पावर 0, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 होगी, ये 2 आएगी। ये बात इसी तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो होगा वैल्यू होगी हमारे पास, डिग्री होगी, वो क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। इज दैट क्लियर? ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, इसमें बात करते हैं 4 वाले में, 4z - 3 की बात करते हैं। तो 4z - 3 की जब हम बात करते हैं, इसमें देखें डिग्री क्या है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले खुद भी अपने पास पेन कॉपी लेके बैठ जाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आपको पता है सबसे बड़ी डिग्री जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 2x² - 5x+3 में जो हमारा आंसर है वो मैक्सिमम डिग्री की 2 आया है। y³ + 2y - 1 में देख रहा था, सबसे बड़ी डिग्री क्या थी, 3 से 3 आया था। और यहाँ -9 था, तो कोई भी हमारे पास क्या वेरिएबल्स है ही नहीं, एक्स वाई है नहीं, एल डब्ल्यू है नहीं, कोई अल्फाबेट है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो हमारे पास 0 मान लेंगे हम, क्योंकि किसी की पावर 0 थी, वैल्यू 1 होती। तो हमने क्या किया कि 0 देखा, तो आंसर डिग्री क्या होगी, 0 हो गई। अब जब 4z - 3 देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, वहां पर नहीं था, यहाँ पर वेरिएबल है, z के रूप में है। और जब z के रूप में वेरिएबल है, तो इसकी पावर भी क्या होगी, 1 होगी। जब पावर 1 होगी, तो उसका आंसर भी क्या होगा, यहाँ पर डिग्री मैक्सिमम क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो -3 था, जब यहाँ -3 था तो यहाँ पर 0 हो सकती थी वैल्यू, क्योंकि आपको बताया गया यहाँ पर कि -9 की पावर 0 है यहाँ पर। वही सेम कंडीशन यहाँ पर -3 है, तो 3 की पावर 0, और लेकिन 0 बड़ा से 1 होता है, 0 से बड़ा 1 है। जब 1 बड़ा है तो 1 को डिग्री मानेंगे ना, तो जो मैक्सिमम वैल्यू उसको डिग्री माना जाएगा। ठीक है, छोटी डिग्री को हम नहीं देखते हैं, ये बात याद रखिए। तो इसकी आंसर क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। ये तीनों क्वेश्चन या 4 जो हमारे पास क्वेश्चन थे, फर्स्ट के 4 जो यहाँ दिए गए थे, इनको आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। 2x² - 5 + 3, इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। y³ + 2y - 1, इसकी डिग्री 3 है। और -9 जो था हमारे पास, उसकी डिग्री क्या है, 0 है। 4z - 3 क्या है, z की वैल्यू यहाँ पर क्या, पावर 1 था, डिग्री इसकी 1 होगी। इतनी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, क्लियर है। आप ऐसे आगे क्वेश्चन लगाते रहिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप इस चीज को समझिए क्या कहा गया है। राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। आपको इनकी पॉलिनोमियल्स चेक करने, पॉलिनोमियल्स के हैं क्या। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया सिंपल वे में कि राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। आपको एक ऐसा डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स लिखना है जिसमें क्या होगी, डिग्री 1 आनी चाहिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स लिखना है जिसमें डिग्री क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। और एक ऐसा पॉलिनोमियल्स लिखना है जिसमें डिग्री 3 आनी चाहिए, बेसिक तौर पर। अब इस बात को आप समझिए कैसे कहा जाएगा। आप इसको सिंपल वे में आंसर तौर बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने एक एग्जांपल ले लिया, क्या एग्जांपल ले लिया, देखिए ध्यान से। क्योंकि 1 है, तो 1 में आपको पता है डिग्री 1 किसकी होगी, या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, या तो l होगा, या तो w हो गया, या कोई अल्फाबेट आप कुछ भी ले ले रहे हैं, उसके बाद जो भी आप ले सकते हैं उसको ले लीजिए, वही होगा। अब आपको इसी चीज को यहाँ लिखना है, जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो कुछ भी नंबर लिख सकते हैं आप, 2x + 5 = 0, ये लिख दीजिए। एक कोई भी एग्जाम्पल तौर पे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से नहीं लिख सकते, जो भी आपके आंसर शीट में लिखा होगा वही नहीं सेम टू सेम लिखना है।
यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा तौर पे लिखना है, समझाना है कि कैसे हो सकता है। अब 2x + 5 = 0, ये हमारे पास पता चल गया कि डिग्री 1 वाला फॉर्मूला हो गया। तो डिग्री 1 का एक एग्जांपल हमारे पास क्या मिला, ये मिल गया 2x + 5 = 0 मिल गया। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब दूसरा देख लेते हैं, सेकंड वाला। जब सेकंड वाला हम देखते हैं तो सेकंड वाले को देखने से पहले यहाँ पर डिग्री 2 बोला गया। डिग्री 2 कैसे कहेंगे, ध्यान से देखिए। जब डिग्री 2 की बात कर रहे हैं, डिग्री 2 किस पे होगी, जब पावर 2 होगी। तो यहाँ पर हम कह दे रहे हैं 2x² + 5x + 3, ये बोल दिया हमने। अब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 हो गई। अब जरूरी नहीं यही लिखते हैं आप, अपने से सोचिए, आप अपने से आप बना सकते हैं। जिसकी पावर 2 होगी मैक्सिमम, वही हमारी क्या होगी, डिग्री 2 का एक एग्जांपल होगा। अब आप यहाँ क्या बना सकते हैं, सिर्फ 5x² + 3x + 9 बना सकते हैं आप, कुछ भी बना लीजिए जिसमें पावर 2 होनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 का भी हमारे पास हो गया, क्लियर है। अब जब हम 3 की बात करें, 3 की बात करें तो पावर 3 होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इससे कम रखिएगा, यहाँ पर 2 से कम 1 रखिएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जो है हमने क्या किया, 5x² लिख दिया + 9 लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। अगर आप ये करते हैं तो पूरे गलत हो सकते हैं आप, क्योंकि हमें एक क्रम से ले चलें। पॉलिनोमियल्स पढ़ा आपने, रैखिक समीकरण आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने पढ़ा कि क्रम से चल रहा था आपका, x + y + चल रहा था। तो जब 2 है तो 2 से पहले 1 आना चाहिए। x के पहले, x² के पहले एक x की वैल्यू होगी जो 1 में रहेगी, y की वैल्यू होगी जो 1 में रहेगी। 1 तो रहेगी, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर 2 था, अभी आपने इससे पहले हम लोगों ने लिखा था 5x + 3 लिखा था, बराबर 0 लिख दिया मान लो। तो यहाँ पर 1 था, तो 1 से कम नीचे 0 हुआ। यहाँ पर 2 से कम क्या होगा, 1 होगा, 1 के बाद 0 आएगा। ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 5x² + 3x + 9 हो गया, ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि 2 का हो गया, 3 का पूछा जा रहा है। और 3 का कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब हम 3 की हम बात कर रहे हैं तो इस बात को समझिए, 3 जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 होगी वही हमारा आंसर होगा। मैक्सिमम डिग्री 3 का मतलब क्या, मैक्सिमम डिग्री 3 का मतलब है कि पावर जो है सबसे बड़ी 3 होनी चाहिए, सबसे बड़ी 3 होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बीच में 3 ना, स्टार्टिंग में हम 3 रखते हैं। इस एग्जांपल तौर पे 3x³ + 9x² + 2x + 5 = 0। ये हमने कहा कि हमारे पास ये आंसर हो गया हमारा। 3x³ डिग्री 3 मैक्सिमम, 3 मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, फिर जाके 0 हुआ। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिखना होगा। आप क्लास 8 में पढ़ के आए हुए हैं, आपने रैखिक बहुपद या जो भी आपने पढ़ा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, उसमें जो भी फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा हुआ, तो उसमें फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा किस तरीके से हम जो है इन चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपने क्या किया कि एक को जो है 3 लिख दिया, सीधा आपने 1 लिख दिया, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको जो है 3 के से कम 2 रखना होगा, 2 से कम 1 रखना होगा, 1 से कम 0 रखना होगा। ये हमारा डिग्री 3 का एक एग्जाम्पल होगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो हमारे पास डिग्री 1 का एग्जांपल आपको मिल गया था, डिग्री 2 का भी मिल गया, डिग्री 3 का भी मिल गया एग्जांपल। डिग्री में पावर, डिग्री मतलब पावर, ये बात दिमाग में बैठा ली, डिग्री का मतलब पावर है जो हम वेरिएबल्स के ऊपर लगाएंगे। अगर सबसे बड़ी नंबर है तो 3, अगर पावर मैक्सिमम है तो 3 होगा हमारे पास, ठीक। ये बात भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है, और फर्स्ट भी हो गया हमारे पास। अच्छा, हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिए क्या है। अभी आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा था टर्म्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में, कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था आपने। टर्म्स में आपने देखा कि जो नंबर्स थे कुल टोटल जो भी हमारे यहाँ ऐड हो रहे थे वो टर्म्स थे। वेरिएबल्स हमने पढ़ा, एक्स वाई पढ़ा था, एल डब्ल्यू जो थे वो वेरिएबल्स थे। कोएफिशिएंट में आपने पढ़ा जो वेरिएबल्स साथ मल्टीप्लिकेशन में साथ में जुड़े हुए थे उसको आपने कोएफिशिएंट कहा था। लास्ट में आपने पढ़ा था जो कांस्टेंट मतलब जिसके साथ किसी प्रकार का नंबर आपने ऐड नहीं किया है उसको हमने कहा था कांस्टेंट है। उसी चीज को यहाँ पर हम लागू करेंगे और समझेंगे कि है क्या है, ठीक है। हम लोग को ये सिर्फ टॉपिक वाइज चीजों को सॉल्व करते चलेंगे और धीरे समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल्स x⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। ये हमारा जो है ये मेन क्वेश्चन यही है, ये मेन है। x⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7, ये मेन हमारा क्वेश्चन। अब इसमें ध्यान से देखिए तो कहा गया व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। तो आपको सबसे पहले x² देखना है कहाँ, तो आप कह रहे हैं सर x⁴ है यहाँ पे, यहाँ x³ है, यहाँ पर हमारा क्या है x² है, ये x² हमारा यहाँ मिल गया।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब मिल गया हमारा, तो इसके साथ जिस भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा वही तो कोफिशिएंट होगा, उसी तो कोफिशिएंट की हम बात कर रहे थे, आपने इससे पहले पढ़ा। तो 6x² से किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो 6 का हुआ है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो जो भी यहाँ पूछा गया है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई में है, साथ में ऐड है, जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट का नाम देंगे। ठीक है, अब जस्ट बात बोला गया एक्स क्यूब, बोला गया एक्स क्यूब कहां पर है, आप ध्यान से देखिए तो एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई -3 का है, तो -3 इसका होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो -3 हो गया हमारा, यही कोफिशिएंट है। अब आपके मन चला हुआ सर माइनस इसके पहले क्या है, -3 और x की पावर 4 है, तो इन दोनों को ले सकते नहीं, एक्स क्यूब के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई हुआ है उसी को हमें लेना है, उसके अलावा नहीं लेना है किसी को। और ध्यान है प्लस माइनस, क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं है तो हमने यहाँ +6 लिखा नहीं, प्लस तो हमेशा नंबर साथ रहता ही है, तो 6 यहाँ हो गया प्लस में, लेकिन यहाँ -3 होगा क्योंकि माइनस को हमें दिखाना होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हमें माइनस होगा। तो जो एक्स क्यूब है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो -3 होगा, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 6 होगा। ये बात समझ में आ गई है? 3 क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्या है फिर से। 2.1 में कोई डाउट होता है क्लियर कर लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियस, ये पूछा गया, आपको डिग्री बतानी थी इसमें, तो जो सबसे मैक्सिमम पावर है वही डिग्री हमारी होगी, 2 यहाँ पे था 2 हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 थी 3 हो गया। जब कोई भी मतलब वेरिएबल्स नहीं होते हैं, एक्स वाई कुछ भी नहीं, जैसे भी कोई भी अल्फाबेट के नंबर नहीं है साथ में, तो उसकी पावर 0 होती है, 0 हो गया। यहाँ पर जेड है तो जेड एक वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 होगी, तो 1 हो गया, तो हमारा डिग्री मैक्सिमम 1 हो गया। ये बात क्लियर होगी, समझ गए आप? इसके बाद पूछा गया राइट द पॉलिनोमियस ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3 बोला गया था, तो 1 2 3 बोले थे, इसका एक एग्जांपल लिखना जिसमें डिग्री 1 थी, तो आपने पढ़ा कि 2x + 5 हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 9x + 4 हो सकता है, 2z + 5 हो सकता है, एक कोई भी वेरिएबल साथ में ऐड होना चाहिए, हो गया इसकी पावर 1 हो। 2 की बात कर रहे थे तो पावर 2 वाले वेरिएबल्स आपने पढ़ा 2x² + 3 होता है, 3x² + 9 हो सकता है, इस तरीके से आपने पढ़ा, 3x² + 4x + 9 हो सकता है, ये पढ़ा आपने। लास्ट में आपने पढ़ा कि वेरिएबल्स आपने बताया पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 3 हो, आपको बताना था। अब जिसकी डिग्री 3 हो ऐसा एग्जांपल क्या है, तो आपने पढ़ा 9x³ + 5x² + 3 हो सकता है, 3x³ + 2x² + 4 हो सकता है, इस तरीके से आप बता सकते थे, आराम से बता लिया आपने, ये बात में कोई दिक्कत नहीं हुई आपकी। आपसे पूछा गया व्हाट आर द कोफिशिएंट, आपसे पूछा गया, तो कोफिशिएंट आपको पता है कि जो भी जिसका पूछा गया उसके साथ कौन नंबर मल्टीप्लाई में, तो आपने कहा कि सर x² के साथ मल्टीप्लाई किया था 6 का था, 6 हो गया हमारा आंसर। x³ के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन था, तो x³ के साथ हमारा किसका था, -3 का था, तो -3 हो गया। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस टॉपिक में 2.1 चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिए। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। तो आज 2.1 जो है खत्म कर लेते हैं। अब कहा गया इसके बाद व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल्स 4z³ + 5z² - 11। देखिए यहाँ पे आपको भटकाने का कोशिश करेगा, आपको लगेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान से समझ के करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, जेड दिखा, जेड दिखने के बाद कहा सर ये तो 4 मिल गया हमारा, ये 5 मिल गया हमारा जेड के साथ है, यहाँ पर तो मान लो नहीं कांस्टेंट हो गया, -11 तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम मान लेते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे ये बात है। अब ध्यान से देखिए, पहली बात तो जेड पूछा गया है, न कि जेड क्यूब पूछा गया है, न तो जेड स्क्वायर पूछा गया है, ये दोनों पूछा ही नहीं गया, तो हम करेंगे क्यों? तो हमसे जो पूछा गया वही तो करेंगे ना, हमसे जेड पूछा गया, जेड जब है ही नहीं तो हम कहाँ से लिखेंगे, जब नहीं है तो सीधा सीधा 0 लिखिए, बात खत्म हो गई। अगर यही जेड क्यूब पूछता, कहता सर जेड क्यूब है, तो आप कहते हैं सर 4 आंसर हो गया, आपसे कहता सर जेड स्क्वायर है, तो आप कहते हैं सर 5 आंसर हो गया, लेकिन आपसे ये कह ही नहीं रहा, आपसे सिंपल भाषा में कह रहा है कि बताइए जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जेड तो है ही नहीं हमारे पास, तो आंसर 0 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहा गया, इसमें कहा गया है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स 9x³ + 5x² - 8x - 10। ध्यान समझिए इस बात को, आपको इस चैप्टर में टर्म्स, वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट, ये चारों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। आपके जहन में बात रहनी नहीं चाहिए कि सर ये टॉपिक हमारा मिस हो गया, या 2.1 से ऐसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया जो हमें आ रहा था लेकिन हम कर नहीं पाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब पूछा गया कांस्टेंट, देखिए आपको टर्म्स भी पता हो गया, वेरिएबल्स पता हो गए, कोएफिशिएंट पता हो गया, कांस्टेंट क्या है। देखिए इसका कोएफिशिएंट बता सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट बता सकते हैं, इसका भी कोएफिशिएंट बता सकते हैं, और यहाँ पर क्या वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का वेरिएबल नहीं है। जब किसी प्रकार का वेरिएबल है ही नहीं तो हम किस तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं, और जहां पर किसी प्रकार का वेरिएबल ना हो जिसकी पावर 0 हो
उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का नाम देंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, -10 होगा। आपको ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो जब इस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं, आप बात को समझ रहे हैं, तो हमने कहा कि भैया यहाँ पर हमारे पास 9x³ है प्लस 5x² है माइनस 8x माइनस 10 है, और इस बात को हमें क्या करना है, इसमें कांस्टेंट फाइंड करना है। कांस्टेंट को फाइंड करना है। बताइए कांस्टेंट क्या है, तो आपको पता है कि इसमें सर सब में वेरिएबल है, एक्स में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये एक वेरिएबल है, इसमें कोफिशिएंट तो मिल जाएगा, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछा कांस्टेंट, इसका आंसर क्या होगा, -10। इस टॉपिक में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब आप किसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ते हैं या किसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे बात मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को पहले वाले चैप्टर से रिकॉल करें। आपको पता है क्लास 9th में जब आप स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर आपका है लीनियर पॉलिनोमियल्स है, इसमें आपने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो आपने पढ़ा कि सर लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसमें डिग्री 1 होती है, पावर 1 होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ये आपने पढ़ा। अगर 2 हो जाएंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा, ये सब बातें अलग होती रहेंगी, लेकिन अभी आपने पढ़ा ये सारी चीज़। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स का 2.1 चैप्टर आता है तो आसानी के साथ आप बता सकते हैं। ये बात क्लियर है। जैसे मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ एक एग्जांपल तौर पे, जरूरी नहीं यही दिया जाएगा, ये आप बताइए। ऐसे आपसे पूछा गया +5, ये पूछ लिया गया कि 2x³ प्लस 5x² माइनस 10 प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको आप बताइए कि भैया इसमें सब आपको बताना है, सॉरी कुछ मिस हो गया, 10x कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 10x कर लेते हैं, यहाँ पर 10x कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बताइए आप खुद सब चीजें बतानी है, इसके माध्यम से आपको टर्म्स बताने हैं, इसके माध्यम से आपको वेरिएबल्स बताने हैं, इसके माध्यम से कोफिशिएंट बताना है, इसके माध्यम से आपको कांस्टेंट बताना है। अब ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको ये नहीं कि आपने क्या सोचा कि सर जो है हमने 2-3 क्वेश्चन लगा लिए, बस वो एग्जांपल का लगा लिया, 2.1 लगा लिया, 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो आपके मन में हमेशा बात होनी चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आने चाहिए। हम केवल 5 क्वेश्चन लगा के 9th में 2.1 को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें कम से कम और एग्जाम्पल आने चाहिए, हमें और बेहतर एग्जाम्पल देखने चाहिए। आप अपने से एग्जाम्पल बनाइए। ऐसा नहीं कि अपने मन से आपने 1-2 एग्जाम्पल बना लिया, जो आपकी बुक में था वही आपने लिख के चले आए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे ये चीजें हैं क्या। अब आपसे कहा गया सर 2x³ प्लस 5x² माइनस 10 है एग्जाम्पल तौर पे। अब आप बताइए इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक 2.1 को यहीं पर हम लोग एंड कर देंगे इस चीज को समझने के बाद। जो टर्म्स की बात कर रहे हैं, इधर हम टर्म्स लिख लेते हैं, टी से टर्म्स हो गया हमारा। टर्म्स की बात करें, टर्म्स में देखिए ध्यान से, तो हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है, हमारे पास ये सारे टर्म्स हैं। तो 2x² हो गया, 2x³ है सॉरी, 5x² हो गया, -10x हो गया, और यहाँ 5 हो गया, टर्म्स हो गए हमारे पास। ठीक है। वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स में केवल x का ही यूज किया गया, y तो है नहीं, z तो है नहीं हमारे पास। जब ये हमारे पास नहीं है तो हमने क्या किया, सिर्फ वेरिएबल ग्रुप में x हमारे पास है, वेरिएबल्स है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद जब कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट भी x का केवल है, लेकिन यहाँ पर पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ x³। अब x³ कोफिशिएंट क्या होगा, तो 2 होगा। जिसका पूछेगा आपसे तो 2 होगा, x³ का होगा। आपसे पूछेगा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो अपने कहा मल्टीप्लाई तो 5 है यहाँ पर, तो 5 होगा, कोफिशिएंट हो गया। आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप बताएंगे सर -10 हो गया। ये आप बता सकते हैं आराम के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए। जब इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए, तो इस बात को समझिए और बेहतर तरीके से। ठीक है। अब ये कोफिशिएंट हो गया हमारे पास, लास्ट में हमारे पास बचा है कांस्टेंट बचा। कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। कांस्टेंट फॉर सी फॉर कांस्टेंट देख लेते हैं। सी फॉर जब कांस्टेंट देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि एक ही ऐसा नंबर है जहां पर किसी से भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है और इसकी डिग्री 0 है। जिसकी भी डिग्री 0 होगी वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएबल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि वेरिएबल है भी नहीं यहाँ पर, और कांस्टेंट में क्या है, 5 अकेले है जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो इसकी डिग्री जब 0 है तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है। क्लियर समझ गए इस बात को। तो 2.1 से मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टर्म्स के बारे में पूछे जाते हैं या वेरिएबल्स के बारे में पूछे जाते हैं या कोई भी टॉपिक पूछा जाता है, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया है। आगे देखने से पहले इसमें एग्जाम्पल दिया गया
और क्या इसमें दिया गया, इसमें कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं, इसमें जो है और कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं अभी, लेकिन इसके पहले जो है हम थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। ऐसे आप देखिए तो जाइए इसमें क्या क्या बताया गया है। तो इसमें कई ढेर सारे एग्जांपल हमारे पास हैं, इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम ध्यान समझते हैं और चीज़ें क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा गया है। ये चीज़ क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपसे किसी प्रकार क्वेश्चन में आता है या पूछता है तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि सर 4z³ की वैल्यू क्या होगी, 5z में क्या होगा, सब चीज़ें आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आज 2.1 तक ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग कल की क्लास में कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, और एग्जाम्पल को देखने के बाद 2.1 की तरफ बढ़ेंगे। और 2.1 में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप आसानी से नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं लगा के पढ़िए अच्छे से, और कई सारे एग्जाम्पल और सॉल्व करिए। केवल ये नहीं कि आपने केवल 5 क्वेश्चन देखने हो गया आपका काम, ऐसा नहीं है। आप अच्छी तरीके से एग्जाम्पल कुछ और देखिए, कुछ और बुक से देखिए, क्वेश्चन लेके आइए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए।